हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ एजेंट फन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो जैन था वो भाग चुका था और ईबो के शोल्डर में गोली लग चुकी थी। ईबो को जैन ने शूट किया था। जैन की बॉडी में जो ट्रैकिंग डिवाइस था वो भी निकाल दिया गया था। जैन की यहाँ से भागने के अंदर जो हेल्प की थी वो वांग ईजाओ और मिंग जी ने की थी। वो दोनों ही जैन को वहाँ से भगाने के अंदर हेल्प करते हैं। जैन मिंग जी और वांग ईजाओ की हेल्प से एक अलग सिटी में रहता है और उसने अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा लिया है। जैन के साथ ही यूबिन रहता है। जैन ने मिंगजी और वांग ईजाओ और यू बिन को सभी सच्चाई बता दी थी कि आखिरकार हुआ क्या था। जैन बहुत ही ज़्यादा परेशान था अपने ब्रदर जोचेंग को लेकर, क्योंकि अभी भी वो वांग इफई की कैद में था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वांग इफई ने जैन का यूज़ किया था। वहीं दूसरी तरफ वांग ईजाओ और मिंगजी ने भी जोचेंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों को भी जोचेंग का कोई पता नहीं मिला। जैन पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपा चुका था और वो एक अलग कंट्री में रहने लगा था, या ये बोलें कि वो अलग सिटी में रहने लगा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो सबके बीच में एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक बन चुका था, लेकिन ईबो की रियल आइडेंटिटी यानी कि उसका फेस सबसे छिपा हुआ था। अभी तक पुलिस ईबो के पीछे थी, इसीलिए ईबो को अपने कार्मेन ली मैंशन को छोड़ना पड़ा था कुछ महीनों के लिए और वो एक अलग अपने मैंशन में रहने लगा था। कार्मेन ली मैंशन की देखभाल करने की जिम्मेदारी शुआन लू की थी। वांग यीफई और किंग शिन ने अपने कार्ड्स को ईबो पर बहुत ही अच्छे से प्ले किया था। उसने ईबो को बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग हाइशुआ ने इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार ईबो को ठहराया था। वो ईबो पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ था और इन सब की वजह ईबो ही उसने माना और वांग हाइशुआन ने ईबो को ही दोषी ठहरा दिया और वो ईबो को छोड़कर दूसरी सिटी में रहने के लिए चला गया, सोंग जियांग को अपने साथ लेकर। वहीं दूसरी तरफ ईबो अब पहले से भी ज़्यादा और क्रूर बन चुका था। उसका टेम्पर बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका था इन सब चीज़ों की वजह से। अब वो हर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है। उसके साथ ट्रस्ट इश्यू हो गया है, उसे भरोसा नहीं है किसी पर भी, क्योंकि उसने जिस पर भरोसा किया था शाओ जैन पर, उसने उसे धोखा दे दिया। उसने चाहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और वो उसे छोड़कर भाग गया। ईबो के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अब ईबो के बहुत सारे बिजनेस जो थे इलीगल उन्हें सील कर दिया गया था, अब वो बंद पड़ चुके थे। ईबो के जो बिजनेस था उसे भी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुआ था। ईबो का बिजनेस भी अब नीचे गिरने लगा था, क्योंकि जितने भी ईबो की कंपनी में शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर को वापस ले लिया था और अब कोई भी ईबो के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। इसीलिए ईबो का जो बिजनेस था वो भी अब नीचे गिर रहा था पूरी तरह से। ईबो पूरी तरह से घबरा चुका था। ये बोले कि ईबो हर तरह से अब टूट रहा था। ईबो बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा था। ईबो अब शांति से रह भी नहीं सकता था। उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। ईबो अपने इन सभी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहा था और ऐसे ही करते करते लगभग 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल बीत चुके थे और इन 4 सालों में सब चीज़ें बदल गई थी। हर एक चीज़ चेंज हो चुकी थी। सबसे पहले हम कार्मेन ली मैंशन का सीन देखते हैं। ईबो अपने मैंशन के अंदर लाइब्रेरी रूम के अंदर बैठा हुआ था। वो एक बुक को रीड कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। ईबो बुक को रीड करने के बाद बुक को बंद करता है और उसे टेबल पर रख देता है। फिर अपनी स्पेक्स को उतारता है और चेयर से उठ जाता है। वो लाइब्रेरी रूम से बाहर आता है और वो अपने रूम की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से एक पर्सन आता है और बोलता है, बॉस। ईबो रुकता है और पीछे टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर ली बोविन खड़ा हुआ था। ली बोविन ईबो का राइट हैंड है। ली बोविन बोलता है, कंग्रेचुलेशन बॉस, मुझे सडनली पता चला कि आपने एक बीच को खरीदा है। आप उस बीच के ऑनर हैं बॉस, आपने फिर से सबको साबित कर दिया। ये बोलकर ली बोविन ईबो के सामने झुकता है। ईबो उसे देखता है और बोलता है इसके बाद ली बोविन बोलता है, बॉस मुझे आपकी न्यू नेक्स्ट मीटिंग्स के बारे में आपको बताना है जो कि अदर बिजनेसमैन के साथ हैं, तो क्या हम लिविंग रूम में बैठकर बात कर सकते हैं? ईबो बोलता कि हाँ। इसके बाद ईबो ली बोविन के साथ लिविंग रूम में जाता है। लगभग 1 घंटे तक ली बोविन ईबो को उसकी न्यू मीटिंग्स के बारे में बताता है और फिर वो रुक जाता है। अब हम जान लेते हैं लियो बोविन के बारे में। लियो बोविन जो है वो 34 साल का है और ईबो का राइट हैंड है।
वो बहुत ही ईमानदार है और वो एक हिटमैन भी है। वो हमेशा ही ईबो को अपने काम की वजह से इम्प्रेस करता है। 2 साल पहले ही ईबो का ये राइट हैंड बना था। लियो बिन बोलता है, बॉस मैंने आपको मीटिंग्स के बारे में बता दिया है। अब आप चाहें वैसे हम आपकी मीटिंग्स को अरेंज कर सकते हैं। अगर आप जो चाहें हम वो करेंगे। जैसे आपकी मर्जी हो हम वही करेंगे। ईबो लियो बिन को देखता है और बोलता है कि हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लियो बोविन ईबो को देखता है और बोलता है, हाँ बॉस बोलिए मुझे क्या करना है। ईबो लियो बिन को देखता है और बोलता है, तुम्हें शो वेंग को मारना है। उसने बहुत ही लंबा समय बिता लिया है शिंगशिंग आइलैंड पर। अब उसे तुम्हें मारना होगा। उसकी बॉडी को 30 हिस्सों में काटो और शार्क को खिला दो। लियो बिन ये सुनता है और ईबो के सामने बो करता है और बोलता है ओके बॉस, और फिर वो सोफे से उठ जाता है और ईबो को बो करने के बाद वो लिविंग रूम से बाहर आता है और फिर वो हॉल के अंदर चलने लगता है। लियो बिन सोचता है कि मुझे नहीं पता कि शो वेंग ने ऐसी क्या गलती की है, लेकिन उसने सच में अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है, तभी उसे बॉस ने इतनी क्रूर सजा दी है। वो पिछले 4 सालों से शिंगचिंग आइलैंड पर कैद है। खैर चलो, वो ये सोचता है, आप बढ़ता है और वो वहाँ से निकल जाता है शिंगचिंग द्वीप के लिए, यानी वो आइलैंड के लिए निकल जाता है। ईबो अभी भी उसी लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। ईबो अपनी आइज़ को बंद करता है और तभी उसके माइंड के अंदर एक मेमोरी आती है जिसमें वही शो विंग बोल रहा था कि वाओ ईबो, मुझे लगता है कि तुमने सच में अब सेक्स टॉयज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। हाँ, वैसे तुम्हारे साथ वाला बॉय बहुत अमेजिंग है। हाँ, ये एक आर्ट हो पीस है। तुम्हें कहाँ से मिला ये बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे ये एक बॉय है या फिर एक गेयर बॉय है। इबो के माइंड में जैसे ये लाइन आती है, उसका गुस्से में चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं और ऑरा बिल्कुल डार्क हो जाता है। ईबो के माइंड में ये बातें घूम रही थी और वो कसकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और उसके सामने गुस्से के कारण अंधेरा छा जाता है। ईबो फिर चेयर से उठता है और वो अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालता है और वो एक विंडो के सामने खड़ा हो जाता है आकर और बोलता है, जैन तुमने क्या सोचा था कि तुम वांग ईबो को डिस्ट्रॉय कर दोगे? तुम बहुत ही गलत थे फियोंसे। तुम कुछ भी नहीं कर पाए और मैंने फिर से अपनी उसी पोजीशन को हासिल कर लिया है। अब मैं फिर से माफिया किंग वांग ईबो हूँ। तुम कुछ नहीं कर पाए जैन। मैंने 3 साल 11 महीने और 13 दिन के अंदर अपनी उसी पोजीशन को फिर से हासिल कर लिया और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है जैन। ईबो अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालता है, लाइटर को निकालता है और वो स्मोक करने लगता है। ईबो गुस्से के अंदर वॉल पर पंच करता है और बोलता है, जैन तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा जैन। तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता है। तुम्हें इसके लिए पे तो करना होगा जैन। तुम्हें मैं वापस लेकर आऊँगा और तुम मेरे सामने भीख मांगोगे। ना ही तो मैं तुम्हें जीने दूंगा पीसफुली और ना ही मरने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हें यहीं पर रखूँगा जैन, यहीं पर रखूँगा। तुम पर मेरा पूरा हक है जैन। तुम मेरे फियोंसे हो, तुम्हारी बॉडी पर पूरा मेरा हक है जैन। ईबो मम्बल करते हुए ये बोलता है और वो फिर अपने फिंगर्स के अंदर अपनी इंगेजमेंट रिंग को देखता है और उसे वो सहलाने लगता है। तभी लिविंग रूम के डोर के बाहर कोई नॉक करता है। ईबो देखता है और बोलता है, अंदर आओ। तभी जू जेनजिंग लिविंग रूम के अंदर आता है और वो ईबो को बो करता है। जू जेनजिंग ने 2 साल पहले ही अपनी सेम पोजीशन को वापस पा लिया था। अब वो फिर से ईबो का लेफ्ट हैंड था। ईबो जू जेनजिंग को देखता है और बोलता है, बोलो। सो जेनजिंग बोलता है, बॉस मुझे शाओजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे ही ईबो ये सुनता है तब वो अपने डीप वॉइस के अंदर बोलता है, मुझे सभी चीज़ें जल्दी से बताओ, क्योंकि ईबो जैन के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था। उसे जानना था सब चीज़ें। सो जेनजिंग बोलता है, ओके बॉस। फिर वो एक फाइल को ओपन करता है जो उसके हाथ में थी। जू जेनजिंग रीड करना शुरू करता है। शाओजैन 31 ईयर ओल्ड एक गेयर बॉय है। वह अपनी बेटी आशियन और एक बॉय यू बिन के साथ रहता है। इसके आगे जू जेनजिंग बोलने वाला था, लेकिन तभी ईबो उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, वेट, क्या कहा तुमने बेटी? जू जेनजिंग के पास ईबो जल्दी से आता है और उसकी आंखें पूरी तरह से शौक से बड़ी बड़ी थी। वो जू जेनजिंग के पास आता है और उसके हाथों से उस फाइल को छीन लेता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है जू जेनजिंग पर, लीव, जाओ यहाँ से।
ये सुनने के बाद जू जेनजिंग बहुत ही डर जाता है और वो तुरंत लिविंग रूम से बाहर चला जाता है। ईबो उस फाइल को अपने हाथ में लेता है और वो उसे मम्बल करते हुए रीड करने लगता है, जिसमें लिखा हुआ था शाओजेन डॉटर 3 years and 3 month year old, और नीचे उसकी फोटो भी लगी हुई थी। ईबो नीचे पिक्चर को देखता है जिस पर वो लड़की की फोटो थी, आशियन, जो कि 3 साल और 3 महीने की है और वो वांग ईबो और शाओजेन की डॉटर है। ईबो उस पिक्चर को देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उस दिन को याद करता है जब वो ईबो जैन के साथ इंटीमेट हुआ था। ईबो मम्बल करते हुए बोलता है, जैन तुम प्रेग्नेंट थी मेरी चाइल्ड से। ये बोलते ही उसकी आईज पूरी आंसुओं से भर जाती है। ईबो फिर जैन की और अदर डिटेल्स को भी रीड करता है। उन्हें रीड करने के बाद ईबो फिर अपनी बेटी आशियन की फ़ोटो उस फाइल से निकालता है और उसे क्रैश करता है और मम्बल करते हुए बोलता है, शाओजेन, ये तुमने क्या किया? तुमने 3 सालों से मेरी डॉटर को मुझसे दूर रखा है जैन, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। अब मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। वो अब अपने डैड के साथ रहेगी जैन, और तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें भरपाई तो करनी होगी जैन। मैं तुम्हें पूरी तरह से टॉर्चर करूँगा। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है जैन, उतना ही दर्द मैं तुम्हें दूंगा। और तुम इतने सालों से चोंगचिंग में रह रहे हो जैन? हाँ। ईबो फिर उस फाइल को वहीं सोफे पर फेंक देता है और वो गुस्से में अपनी आइज़ को बंद करता है, अपने टीथ को क्लेंच करता है। ईबो फिर एक वॉज को उठाता है और वो उसे विंडो पर फेंक देता है। ईबो गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है, जू जैनजिंग। ये सुनने के बाद जू जैनजिंग जल्दी से लिविंग रूम के अंदर आता है। ईबो का इतना गुस्सा भरा चेहरा देखकर वो ट्रम्बल करने लगता है। ईबो जू जैनजिंग को देखता है और बोलता है, मुझे शाओजेन, आशियन और ल्यूबिन तीनों इस मैंशन में चाहिए। किसी भी कीमत पर उन तीनों को यहाँ लेकर आओ। जैन अपने ब्रदर ह्यूबिन के बिना तो इस मेंशन से भागने की कोशिश नहीं करेगा ना। हाँ, ये उसके लिए बेस्ट होगा। तो मुझे तीनों यहाँ पर चाहिए। ये बोलकर ईबो एक डेविल से स्माइल देता है। उसकी आईज पूरी तरह से डार्क थी। सो जेनजिंग पूरी तरह से कांपने लगता है क्योंकि इस वक्त ईबो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। सो जेनजिंग बोलता है, ओके बॉस, और वो जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो एक चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए उसने पता नहीं क्या ही देख लिया हो। तभी अचानक से ईबो जू जेनजिंग के सामने आ जाता है और वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर किसी ने भी जैन को टच किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही जू जेनजिंग पूरी तरह से कांपने लगता है क्योंकि ईबो उसकी आइज़ में देख रहा था और ईबो की आइज़ बहुत ही डरावनी और डार्क लग रही थी। ईबो को ऐसे लगा जैसे वो 1 सेकंड के लिए ईबो के खुद से ही बात कर रहा हो। वो पूरी तरह से डर जाता है। जू जेनसिंग घबराते हुए बोलता है, ओके बॉस। इसके बाद वो अपने सर को नीचे कर लेता है। ईबो फिर वहाँ से सीधे अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं जैन के घर का सीन। मॉर्निंग का टाइम था। जैन अपनी बेटी आशियन को अपनी बाहों में लेकर पीसफुली सोया हुआ था। जैन ने अपनी आर्म्स को आशियन के चारों ओर प्रोटेक्टिवली पकड़ के रखा था। आशियन का सर जैन की आर्म्स के अंदर था और वो दोनों बहुत ही प्यारे तरीके से सो रहे थे। मॉर्निंग का टाइम होने की वजह से बर्ड्स चिर्पिंग कर रहे थे और रूम की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। जैन जो बेड पर आराम से सोया हुआ था अपनी बेटी को होल्ड करके, तभी उसके फेस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और जैन धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैन अपनी आइज़ को ओपन करने के बाद अपनी बेटी आशियन को देखता है जो कि उसकी गोद में पीसफुली सोई हुई थी। जैन ये देखकर स्माइल करता है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर धीरे धीरे करके उसे अच्छे से बेड पर सुलाता है और फिर वो उठकर अंगड़ाई लेता है और वो रूम में चारों तरफ देखता है। जैन वॉल पर लगी हुई घड़ी को देखता है, उसमें टाइम देखता है, फिर वो जल्दी से फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। जैन बात लेता है, फ्रेश अप होता है और फिर बाहर आता है तो देखता है अपनी बेटी आशियन को। उसकी बेटी उठ रही थी। ये देखकर जैन स्माइल करता है और बोलता है, आशियन बेबी तुम उठ गई। जैन जल्दी से अपनी बेबी वांग आशियन के पास जाता है। आशियन अपनी आइज़ को रब करते हुए उठती है और बोलती है, मामा। जैन जल्दी से आशियन के पास जाता है और उसे हग करता है और बोलता है, बेबी तुम्हारी मम्मा यहाँ पर है। आशियन जैसे जैन को देखती है
तब वो बोलती है मम्मा, और वो जल्दी से हग कर लेती है जैन को। जैन भी उसे हग करता है और बोलता है आशियन बेबी, आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अगर तुम चाहती हो तो कुछ देर और सो सकती हो। आशियन बोलती है नहीं मामा, मुझे बस मम्मा चाहिए। ये बोलकर वो जैन को टाइटली होल्ड करती है। जैन ये देखकर स्माइल करता है और वो आशियन को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है बेबी तुम भी ना। तभी रूम के अंदर यूबिन एंटर करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। जैन, ये रही तुम्हारी कॉफ़ी। जैन यूबिन को देखता है और फिर वो अपनी कॉफ़ी को अपने हाथ में लेता है और उसे ड्रिंक करना शुरू कर देता है। यूबिन आशियन को देखता है, फिर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस, और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। आशियन ये देखकर स्माइल करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग अंकल। जैन जब ये देखता है तब बोलता है आशियन बेबी, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स अ गुड मॉर्निंग, ओके। आशियन दोबारा से बोलती है गुड मॉर्निंग। यूबिन बोलता है जैन इट्स ओके, वो भी बच्ची है, वो भी ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती है वर्ड्स को, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जल्द ही सीख जाएगी। जैन बोलता है लेकिन यूबिन, मुझे उसे सिखाना होगा। उसकी उम्र के मोस्ट ऑफ द बच्चे जितने भी हैं वो ठीक से प्रोनाउंसिएशन कर पाते हैं, लेकिन आशियन को अभी भी वर्ड्स को अच्छे से बोलने में प्रॉब्लम आती है। ये बोलकर वो मुंह बनाता है। यूबिन बोलते जैन चिंता मत करो, वो जल्द ही सीख जाएगी। आशियन बोलती है मम्मा, आशियन विल लीन सून। ये सुनते ही जैन बोलता है प्रिंसेस इज नॉट लीन, इट्स लर्न। ये देखकर आशियन मुंह बनाती है और बोलती है मम्मा आई एम हंगली। ये सुनकर जैन बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, ओके। तुम आशियन की बात लेने के अंदर हेल्प करो, ठीक है, तब तक मैं किचन का सारा काम संभाल लेता हूँ और हाउस को भी क्लीन कर देता हूँ। यूबिन बोलता है ओके जैन। इसके बाद जैन किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए, और फिर यूबिन आशियन के क्लॉथ निकालता है अलमारी से और वो उसे बात दिलाने के लिए उसे लेकर चला जाता है। ये कोई बड़ा घर नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा घर है जिसके अंदर 2 बेडरूम है, 1 बाथरूम है और एक छोटा सा किचन भी है। आई मीन 1 बाथरूम नहीं है, 2 बाथरूम है, दोनों अलग अलग रूम्स के अंदर हैं, ओके। यहाँ पर गार्डन के लिए कोई जगह नहीं है। जैन ने खुद ही इस घर को चुना था क्योंकि वो इस छोटे से घर के अंदर अच्छे से हाइड हो सकता था, इसीलिए वांग ईजाओ और मेंगजेई ने जैन को एक लग्जूरियस घर में रहने के लिए कहा था, लेकिन जैन ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था ऐसी जगह पर रहना। वो बिल्कुल छोटी सी और पीसफुल लाइफ चाहता है और ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी देर के बाद ही यूबिन और आशियन दोनों किचन में आते हैं जैन के पास। फिर वो वहीं डाइनिंग टेबल के अंदर बैठ जाते हैं जो कि किचन के अंदर ही था। जैन आशियन को उसकी चेयर पर बैठा देता है। आशियन जो है वो खुद कैपेबल है बिना किसी शरारत किए हुए अपना खाना खाने के अंदर। वो सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। जैन आशियन को देखता है। आशियन बहुत ही इंटेलिजेंट बेबी है। आशियन कुछ ज़्यादा ही अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ी मैच्योर है क्योंकि वो अपनी मॉम के हार्डवर्क को और उनकी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझ सकती है। वो हमेशा ही जैन की बातों का पालन करती है। जैन बहुत ही हैप्पी है इतनी इंटेलिजेंट बेबी गर्ल को पाकर। नाश्ता कर लेने के बाद जैन फिर अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैन रेडी हो जाने के बाद अपनी बेबी आशियन को देखता है और बोलता है आशियन बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, फिर हम सब मिलकर बाहर जाएंगे। आशियन बोलता है ओके मम्मा, हम पार्क जाएंगे, पार्क पार्क। यूबिन बोलता है ओके बेबी ठीक है, हम पार्क जाएंगे। इसके बाद जैन आशियन के दोनों चिक्स पर किस करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद आशियन जैन के चिक पर किस करती है। जैन बोलता है ओके। फिर यूबिन भी अपने चिक्स को आशियन के आगे आगे करता है, लेकिन आशियन उसके चिक्स पर किस नहीं करती। ये देखकर यूबिन मुंह बनाता है और बोलता है आशियन, मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करती हो। आशियन स्माइल करती है और बोलती है नहीं, आशियन सिर्फ मम्मा को किस करेगी। ये सुनने के बाद जैन हंसने लगता है। ये सुनकर यूबिन मुंह बनाता है और बोलता है माय बेबी गर्ल, तुम सच में बिल्कुल मम्मा की गर्ल ही हो। आशियन स्माइल करती है और बोलती है हाँ। जैन बोलता है ओके ओके ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ। ये बोलकर जैन अपने फेस पर मास्क लगाता है और वो अपने घर से बाहर आता है। फिर वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है बस स्टेशन की ओर। जैन थोड़ी देर में ही बस स्टेशन के पास पहुँच जाता है और बस का वेट करने लगता है। कुछ मिनट के बाद ही वहाँ पर बस आ जाती है। जैन बस में जाकर बैठ जाता है और वो ऐसे ही बाहर देखने लगता है। आधे एक घंटे के बाद बस एक स्टेशन पर आकर रुक जाती है। जैन बस से निकलकर बाहर आता है। इसके बाद जैन एक बेकरी शॉप के पास आता है।
जैन इस बेकरी शॉप के अंदर एक पार्ट टाइमर के रूप में काम करता है। जैन बेकरी शॉप के अंदर जाता है। ये बेकरी शॉप एक ज़्यादा फेमस शॉप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी और छोटी सी शॉप है। जैन यहाँ पर एक पार्ट टाइमर के रूप में शेफ़ है और वो यहाँ पर मतलब खाने की चीज़ें बनाता है। जैन जानबूझकर यहाँ पर कुछ भी स्पेशल डिश नहीं बनाता है और वो कुछ डिलीशियस भी नहीं बनाता है, क्योंकि जैन नहीं चाहता कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि जैन जानता है उसके खाने को अगर लोग खाएंगे तो फिर यहाँ पर वो आने लगेंगे और लोगों की भीड़ हो जाएगी। जैसे ही ये बेकरी फेमस हो जाएगी तो ईबो के लिए उसे ढूंढना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैन ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर नॉर्मल ही डिश बनाता है। जैन जब बेकरी शॉप के अंदर आता है तो मिसेस गू जैन को देखती हैं। जैन उन्हें बो करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मिसेस गू। जैन को वो देखती हैं और बोलती है गुड मॉर्निंग जैन, आज तुम जल्दी आ गई। जैन ये सुनकर स्माइल करता है और अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद मिसेस गू काउंटर पर चली जाती हैं। जैन फिर रसोई के अंदर चला जाता है अपना काम करने के लिए। जैन को यहाँ पर सिर्फ 5 घंटे ही काम करना पड़ता है। इसके बाद बेकरी शॉप के ओनर अपनी सिटी दूसरी में चले जाते हैं। ये शॉप जो है वो पूरा दिन बंद रहती है बाद में। आज मिसेस गू को किसी काम से दूसरी सिटी में जाना था जल्दी ही, लेकिन वो दोपहर तक का वेट करती है, क्योंकि वो जाने से पहले जैन को कुछ पैसे देकर जाना चाहती थी। लेकिन वो ऐसे ही जैन को पैसे नहीं देगी, क्योंकि जैन बिल्कुल भी मुफ्त में पैसे नहीं लेगा, वो काम करके ही पैसे लेता है, क्योंकि जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे ही पैसे लेना किसी से। इसलिए मिसेस गू जानती है कि जैन बिल्कुल भी ऐसे पैसे नहीं लेगा, तो वो जैन के लिए वेट कर रही थी दोपहर तक का, ताकि जैन कुछ काम कर ले और उसके बाद वो उसे पैसे दे दे। जैन ऐसे बेकार में पैसे लेने वालों में से नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती पर्सन है और मिसेस गू जैन के प्रति बहुत ही ज़्यादा विनम्र हैं। इसीलिए मिसेस गू एक मिडिल एज लेडी हैं और इस बेकरी शॉप के अंदर एक और पर्सन काम करता है, लेकिन आज उसने खुद ही छुट्टी लेके रखी है। अब हम सनफ्लावर किंडरगार्टन के अंदर देखते हैं। यू बिन यहाँ पर छोटे बच्चों को स्टडी करवाता है किंडरगार्टन के अंदर, और आशियन भी यहीं पर स्टडी करती है। यू बिन यहाँ पर छोटे बच्चों को बेसिक थिंग्स के बारे में बताता है। आशियन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। वो अपनी उम्र के कुछ बड़े बच्चों के साथ भी फ्रेंडशिप करती है। यहाँ पर आशियन के कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स भी हैं। 3 घंटे तक वहाँ पर स्टडी करने के बाद यू बिन आशियन को देखता है और बोलता है आशियन प्रिंसेस चलो चलते हैं। फिर वो जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाता है और उसका पिक भी पकड़ता है। यू बिन बोलता है आशियन बेबी चलो हम पार्क में चलते हैं, तुम्हारी मम्मा भी हमें वहीं पर मिलेंगी। ये सुनकर आशियन बहुत ही हैप्पी हो जाती है और वो बोलती वाह ये पी, और वो एक्साइटेड होकर यू बिन की आर्म्स के अंदर ही जंप करना शुरू कर देती है। ये देखकर यूबिन भी स्माइल करता है और वो बोलता है लिटिल प्रिंसेस चलो हम पार्क चलते हैं, ओके लेट्स गो। इसके बाद वो वहाँ से पार्क के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं पार्क का सीन। यूबिन आशियन को लेकर पार्क में आता है। फिर वो उसे एक बेंच पर बिठाता है और बोलता है ओके लिटिल प्रिंसेस मुझे बताओ तुम क्या खाओगी। आशियन यूबिन को देखती है और बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है। यूबिन ये सुनता है तो बोलता है आशियन बेबी तुम मुझे बता सकती हो क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। आशियन बोलते नहीं मैं वेट करूँगी मम्मा का। ये सुनने के बाद यूबिन बोलता है आह इसका मतलब है कि तुम अपनी मम्मा के बिना कुछ नहीं खाओगी। ये सुनकर आशियन बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं। ये बोलकर फिर वो अपने हाथ को फोल्ड कर लेती है। यूबिन आशियन को देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि आशियन बिल्कुल भी जैन के बिना खाना नहीं खाती है, और क्या होगा अगर जैन कभी लेट हो गया तो मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। जैन को हर रोज़ अपनी जॉब में से 1.5 घंटे की छुट्टी लेनी पड़ती है, क्योंकि वो उसके बिना खाना ही नहीं खाती है। मुझे सच में बहुत ही चिंता होती है आशियन को लेकर। यूबिन ये अपने मन में सोचता है और फिर वो आह भरता है और फिर वो आशियन को देखता है। फिर वो भी उसके पास बेंच पर बैठ जाता है। यूबिन आशियन को अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर आशियन भी उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। 15 मिनट के बाद जैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जैन के हाथ में एक बैग था और वो यूबिन और अपनी बेटी आशियन की ओर आ रहा था। यूबिन जैन को देखता है और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है आशियन बेबी देखो वो रही तुम्हारी मम्मा। जैसे ही आशियन देखती है तो वो एक्साइटेड हो जाती है और वो जल्दी से यूबिन की गोद से जंप कर देती है और वो जैन की ओर भागना शुरू कर देती है। ये देखकर जैन अपनी नीज़ पर बैठ जाता है और जैसे आशियन आती है जैन उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आशियन भी जैन को हग करती है और बोलता है मामा। यूबिन देखता है ये और वो स्माइल करता है। जैन बोलता ओ माय प्रिंसेस तुमने मुझे मिस किया। आशियन बोलती हाँ मम्मा बहुत ज़्यादा। ये बोलकर आशियन जल्दी से जैन के चिक्स पर किस करती है। ये देखकर जैन स्माइल करता है और फिर वो बोलता है ओके माय प्रिंसेस चलो। फिर जैन आशियन का हाथ पकड़ता है और वो दोनों वहाँ से यूबिन की ओर भागना शुरू कर देते हैं। फिर वो यूबिन के पास आते हैं और वो भी बेंच पर बैठ जाते हैं। आशियन जैन को देखती है और बोलती है मम्मा आई एम हंग्री। जैसे ही जैन ये सुनता है तब वो
तो वो वरिड होकर यूबिन को देखता है, यूबिन जैन को देखता है और बोलता है जैन मुझे मना कर दिया था। जैन तुम भी अच्छे से जानते हो कि आशन तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं खाती है, इसमें मेरी क्या गलती है अब। ये बोलकर वो मुंह बनाता है और इरिटेट हो जाता है। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ पेस्ट्री लेकर आया हूँ ठीक है। फिर वो अपने बैग से एक बॉक्स निकालता है और वो उसमें से पेस्ट्री निकालता है, एक यूबिन को देता है, एक आशन को देता है और फिर एक अपने लिए निकालता है और वो वहाँ बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही दूरी पर एक ब्लैक कार खड़ी हुई थी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और वो जैन, आशियन, यूबिन को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे। उसमें से एक पर्सन के हाथ में 3 फोटोज़ थी, वो उस फोटो को देखता है और फिर जैन और यूबिन को देखता है। कार के अंदर बैठे हुए लोगों में से एक बोलता है हम उन लोगों को किडनैप कैसे करेंगे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है रुको मैं बॉस को कॉल करता हूँ। लेकिन उनमें से थर्ड पर्सन बोलता है कि बॉस को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस उन्हें पकड़ना है और सीधे कार के अंदर डालना है, इसमें बॉस को पूछने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी वो लोग कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं हमारे बॉस के लिए, बॉस बस उन्हें मुझे लगता है कि मारने के लिए लेकर हमें किडनैप करने के लिए बोला होगा, बस उन्हें वो मारना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, तो उनके प्रति इतनी सहानुभूति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है समझ आया तुम्हें। उनमें से दूसरा पर्सन फिर से बोलता है लेकिन उनमें एक बच्ची भी है। वो थर्ड पर्सन बोलता है क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी भी है या नहीं, तुम अपनी नौकरी को लेकर सीरियस हो या नहीं मुझे बता दो। हाँ, ये सुनकर वो सेकंड पर्सन बहुत ही इरिटेट हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। वो फर्स्ट पर्सन इन सब चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बोलता है गाइस प्लीज़ स्टॉप, और जल्दी करना है, जो भी करना है हमें जल्दी करना है, ठीक है समझ आया तुम दोनों को। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट था क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी वो थर्ड पर्सन कार से बाहर निकलता है, वो अपना फ़ोन निकालता है और अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बुला लेता है। फिर वो सभी लोग जैन और यूबिन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैन यूबिन को कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो सभी लोग आते हैं और जैन और यूबिन के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। जैन यूबिन कन्फ्यूजिंगली उन गार्ड्स को देखते हैं। पार्क के अंदर जितने भी लोग थे वो डर के मारे सभी वहाँ से अपने अपने घर के लिए भाग जाते हैं। जैन उन सबको देखता है और बोलता है तुम लोग कौन हो। तभी आशियन जोर से चिल्लाती है और बोलती है मम्मा प्लीज सेव मी। ये बोलकर वो जल्दी से जैन को टाइटली हग कर लेती है। जैन जब ये देखता है तब वो उन सब लोगों को देखता है और बोलता है आप सब लोग देख नहीं रहे हो, मेरी बेटी आप लोगों से डर रही है, दूर जाइए यहाँ से, जाइए प्लीज़। लेकिन वो लोग वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटते। यूबिन उन पर चिल्लाता है और बोलता है तुम लोग कौन हो, जाने दो हमें यहाँ से, तुम लोग क्या चाहते हो। तभी एक पर्सन जोर से एक पंच यूबिन के फेस पर मार देता है, जैसे यूबिन के लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर आशियन बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वो जैन की गोद में रोना शुरू कर देती है। ये देखकर जैन बुरी तरह से डर जाता है और बोलता है कौन हो तुम लोग और किसने भेजा तुम्हें। जैन उस पर्सन को देखता है जिसने अभी यूबिन को पंच मारा था। उनमें से एक पर्सन बोलता है हमें मिस्टर वांग ने यहाँ पर भेजा है। जैन जैसे ही ये वर्ड सुनता है उसकी पूरी बॉडी कांपना शुरू कर देती है। जैन बोलता है वांग यीबो। जैन वंबल करते हुए बोलता है। यूबिन जैन को देखता है और फिर वो उन गार्ड्स की ओर देखता है और फिर वो अपने माउथ से जो ब्लड आ रहा था उसे क्लीन करता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो जेनसिंग आता है और वो बोलता है हे वेट प्लीज़ रुको, स्पेस दो मुझे जल्दी करके यहाँ से। फिर वो गार्ड साइड हो जाते हैं और जो जेनसिंग को स्पेस देते हैं। जो जेनसिंग फिर वहाँ पर आता है, वो जैन, यूबिन और आशिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यूबिन फिर उन तीनों को देखता है और फिर वो अपने गार्ड को देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुमसे किसने कहा था इनको टच करने के लिए, किसने इस पर्सन को मारा है। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम सबको एक बार भी इसे हाथ लगाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था कौन है तुम में से वो। हाँ, तुम लोग नए हो, एक बार भी इसे मारने से पहले मुझसे नहीं पूछ सकते थे तुम लोग। वो गार्ड्स ये सुनने के बाद अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और जो जेनजिंग उनको गुस्से में देखता है। जैन जो जेनजिंग को वहाँ देखकर डर जाता है और वो प्रोटेक्टिवली आशिन का हाथ कसकर पकड़ लेता है और वो अपनी डरी हुई आंखों से जो जेनजिंग को देखता है और बोलता है जो जेनजिंग हमें यहाँ से जाने दो। आशियन जब ये सुनती है तब वो अपनी मम्मा को देखती है और फिर जो जेनसिंग को देखती है और बोलती है मम्मा आप इस बैड अंकल को जानते हो। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है हाँ आशियन, बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से भरी आंखों से जू जेनसिंग को देखता है। यूबिन फिर जैन को देखता है और जू जेनसिंग को देखता है और बोलता है तुम लोग जैन को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हो। ये सुनने के बाद जू जेनसिंग हंसता है और
और फिर वो अपने पॉकेट से अपनी गन को निकालता है और उसे यूबिन के फोरहेड पर रख देता है और जैन को देखता है और बोलता है, जैन, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे इस डियर ब्रदर को मार दूंगा। ये सुनते ही जैन बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। जैन अपने एक ब्रदर जोचेंग को पहले ही खो चुका है और अब वो यूबिन को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है। जैन ने जोचेंग को बहुत ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला है। अगर क्या होगा, वांग यीफei ने जैन से बदला लेने के लिए जो चेंग को टॉर्चर किया, तो जैन अपने मन में सोचता है, लेकिन अब वो यूबिन को नहीं खो सकता है। जैन फिर टीयरफुल आई से यूबिन को देखता है और फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन तुम मेरी डॉटर और यूबिन को हर्ट नहीं करोगे। ये सुनने के बाद जो जैन सिंह एक सरकास्टिक से स्माइल देता है और फिर वो अपने पॉकेट से हैंड ग्लव्स निकालता है और जैन को उस पर बांध देता है। फिर एक अदर गार्ड आता है और वो यूबिन के हाथों को भी बांध देता है। जैन और यूबिन बिल्कुल साइलेंट थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके चारों तरफ गार्ड्स थे। अगर उन दोनों ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो वो लोग हो सकता है आशिन को हर्ट करें, इसीलिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो एवरी लाइक कर देना। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सी यू अगेन।